मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा कि जो पैसा स्विट्जरलैंड और विदेशी बैंकों में वो आ गया, अगर भारत में 110 लाख करोड़ आएगा, तब इसके लिए हम क्या करेंगे? इस पैसे को भारत माता के नाम से एक ट्रस्ट बनाकर, भारत माता के नाम से कोष बनाकर उसमें जमा करेंगे। सरकार के खजाने में नहीं रखेंगे इस पैसे, फिर लुट जाएगा, पता ही नहीं। और उस खजाने पर, उस कोष पर नागरिकों का नियंत्रण होगा। माने जो नागरिक हैं वो सीधे इसको कंट्रोल करेंगे। फिर आप बोलेंगे इस पैसे का करेंगे क्या? इस पैसे से सबसे पहला काम ये करना है कि गांव की जो गरीबी है वो दूर करनी। 84 करोड़ लोग जो गरीब हैं वो सबसे ज्यादा गांव में है। गांव के लोगों की गरीबी दूर करनी है। कैसे दूर होगी? 6,38,365 गांव की गरीबी दूर करनी है। तो सबसे पहला काम हम ये करने वाले हैं कि ये जो 110 लाख करोड़ रुपया है, इसका खर्चा करके गांव गांव में उद्योग शुरू करने हैं। गांव गांव में उद्योग। अभी जो उद्योग हैं वो शहरों में है। भोपाल में उद्योग है, इंदौर में उद्योग है, ग्वालियर में है, उज्जैन में है, दिल्ली में है, बनारस में है, इलाहाबाद। बड़े शहरों में तो उद्योग है, छोटे गांव में कुछ नहीं है। इसलिए गांव के लोगों को भाग भाग कर शहर में आना पड़ता है रोजगार के लिए। कितने दुख और तकलीफ की बात है कि कोई व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़कर दूर शहर में जाकर नौकरी के लिए परेशान होता है। और उसकी परेशानी इतनी जबरदस्त होती है कि गांव से आदमी जब शहर चला जाता है रहने के लिए, तो शहर के सबसे गंदे इलाके में रहता है, जिसको झुग्गी झोपड़ियां कहते हैं। उन झुग्गी झोपड़ियों में हम पैदल नहीं निकल सकते, नाक पर रूमाल रखना पड़ता है, इतनी बदबू आती है। वहां हमारे गांव के लोगों को रहना पड़ता है सालों साल, नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में। हम इसको उल्टा करना चाहते हैं। नौकरी और रोजगार के लिए किसी को गांव से भागकर शहर नहीं जाना पड़े, गांव में ही सबको रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे गांव में क्या क्या उद्योग हो सकते हैं? गांव में बहुत उद्योग हो सकते हैं। जैसे मैं नाम के लिए बताऊं, गेहूं पैदा होता है गांव में कि शहर में? गांव। गेहूं पैदा होता है तो उस गेहूं का आटा भी बन सकता है गांव में? नहीं बन सकता। जो शहर में आटा बनाने की चक्कियां लग सकती हैं, फ्लोर मिल लग सकती है, वो गांव में भी लग सकती है? नहीं लग सकती। बिजली की व्यवस्था अगर गांव में हो जाए तो गेहूं से आटा बनाने का काम गांव में ही हो सकता है। अगर गेहूं का आटा बनकर गांव से शहर में बिकने को जाए तो गेहूं तो बिकता है 10-11 रुपए, आटा बिकता है 25 रुपए। तो किसानों को फायदा होगा कि नहीं? डबल। तो हम किसानों को क्या समझाना चाहते हैं? गेहूं पैदा करो, गेहूं मत बेचो, आटा बेचो। क्योंकि गेहूं बेचने में लाभ नहीं है, आटा बेचने में लाभ। ऐसे ही दूध कहाँ होता है? गांव में। जानवर सबके पास गांव में। तो हम किसानों को कहना चाहते हैं कि दूध बेचना है तो दूध मत बेचो, दूध के सामान बना के बेचो। दूध में से घी निकलता है, मक्खन निकलता है, दूध का दही बनता है। आपको मालूम है हमारे देश में एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है नेस्ले। वो दिल्ली के आसपास के गांव से दूध लेती है 12 रुपए लीटर, और उस दूध का दही जमाती है और उसको बेचती है 65 रुपए किलो। आजकल आपको मालूम है दही के छोटे छोटे पैकेट आने लगे। 65 रुपए किलो का दही बेच लेती है वो कंपनी दिल्ली में। दूध से दही बनाना कौन सी खास बात है बताओ जरा? कौन सी मशीन लगती है इसमें ये बताओ? कितनी पूंजी लगती है ये बताओ? एक पैसा लगाए बिना, बिना कोई मशीन के हम दूध से दही बना सकते हैं। अब दूध से दही वो कंपनी बना सकती है तो किसान भी बना सकते हैं। तो हम किसानों को कहना चाहते हैं दूध नहीं दही बेचो, 65 रुपए किलो का बिकता है, दूध तो 12 रुपए किलो का है। दूध नहीं घी बेचो, 300 रुपए किलो बिकता है, दूध तो सिर्फ 12 रुपए किलो बिकता है। मक्खन बेचो, माने दूध से बनी हुई चीजें गांव से तैयार होकर शहरों में बिके।
कपास है, कपास गांव में होती है ना, तो कपास का सूत बनाए। गांव में हो सकता है। चरखा चलाने का काम इस देश के लोगों ने बहुत समय तक किया। गांधी जी के जमाने में गांव गांव चरखा चलता था, सूत बनता था। वो सूत से कपड़ा गांव में तैयार हो, तो कपास ना बिके गांव से जाकर, कपड़ा बिके गांव से जाकर। कपास बिक जाती है 10-12 रुपए में, और उसी से कपड़ा तैयार करें और वो बेचें, वो बिकता है 70-80 रुपए में। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो कच्चा माल गांव में तैयार होता है वो सीधे गांव से बाहर ना बिके, पक्का माल वो गांव में ही बने। तो मैंने इसकी एक सूची बनाई तो पता चला 100 उद्योग हर गांव में लग सकते हैं। 100। कपड़ा बनाने का, दूध से दही बनाने का, गेहूं का आटा तैयार करने का, मसाले तैयार करने का, तेल तैयार करने का। सरसों तो गांव में ही होती है ना, तो तेल गांव में निकल सकता है। तेल के डिब्बे बन बन के शहर में बिक सकते हैं। तो 100 ऐसे उद्योग हर गांव में लग सकते हैं। और हर गांव में 100 उद्योग लग गए तो फिर बताओ रोजगार मिलेगा कि नहीं, बेकारी खत्म होगी कि नहीं। और जिसका रोजगार पक्का हो गया, जिसकी बेरोजगारी खत्म हो गई, उसकी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो 110 लाख करोड़ रुपए हमें लाना है विदेशी बैंकों से, इस पैसे को गांव गांव के उद्योग लगाने के लिए खर्च करना है। स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके भी ये पैसा ला सकते हैं। स्विट्जरलैंड है कितना बड़ा देश, छोटा सा। आर्मी उसके पास नहीं, एयरफोर्स उसके पास नहीं, नेवल फोर्स उसके। 110 लाख करोड़, 365 गांव है। हर गांव में 100-100 उद्योग हम लगाएं। 100 उद्योग हर गांव में, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 उद्योग हर गांव में लगाएं तो मात्र 10 लाख करोड़ का खर्च हो। और हमारे पास 110 लाख करोड़ है। आप बोलेंगे कौन कौन से 100 उद्योग? हमारे भारत में 2 लाख से ज्यादा गांव हैं जहां कपास पैदा होता है। जहां कपास पैदा होता है वहां सूत बन सकता है, जहां सूत बन सकता है वहां खादी वस्त्र बन सकता है। तो खादी वस्त्र निर्माण का उद्योग हर देश के, माने भारत देश के 2 लाख गांव में चल सकता है। और उनमें जो खादी बनेगी वो सब हम भारतवासी खरीद कर उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी भारत में 1% लोग खादी खरीदते हैं। अगर 100% लोग खादी खरीदें तो 2 लाख गांव में बनने वाली सारी खादी बिक जाएगी और 15 करोड़ भारतवासियों को उससे रोजगार मिल जाए। आप बोलेंगे हम खादी क्यों खरीदें? खादी इसलिए खरीदिए कि उसका उत्पादन करने वाला शेतकरी, जो कपास उत्पन्न करता है। खादी इसलिए खरीदिए कि कपास उत्पन्न होने से सूत बनता है, सूत बनने से कपड़ा बनता है। वो कपड़ा आप खरीदेंगे तो पैसा किसी शेतकरी के घर में जाता है। आप ये मानते हैं कि विदर्भ के शेतकरी आत्महत्या ना करें, तो उसका एक ही रास्ता है कि आप खादी खरीदें, क्योंकि विदर्भ में सबसे ज्यादा कपास पैदा होता है। और कपास पैदा करने वाला ही शेतकरी सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है, क्योंकि कपास का भाव नहीं मिलता। भाव क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कपास के बने हुए खादी की बिक्री नहीं है। और बिक्री क्यों नहीं है? क्योंकि आप टेरिलिन, टेरिकॉट, शिफॉन, जॉर्जेट पहनते हैं। ये टेरिलिन, टेरिकॉट, शिफॉन और जॉर्जेट आप खरीदेंगे, सारा पैसा धीरूभाई अंबानी के खाते में जाता है। करोड़पति को 10 करोड़पति आप बना रहे हैं, 10 करोड़पति को अबजपति बना रहे हैं। क्या आप सेवा कर रहे हैं देश की? कोई भी सिंथेटिक कपड़ा आप खरीद रहे हैं, पैसा अंबानी बंधुओं को ही मिलेगा। और अंबानी बंधुओं की 1 मिनट की इनकम 20,000 रुपए है। आप उस 20,000 को और 30,000 बना रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं देश? जो भूखा मर रहा है शेतकरी, उसकी सेवा करिए, उसके घर में पैसा दीजिए। और उसकी सेवा करने का एक ही रास्ता आपके पास है कि आप खादी खरीदिए। और खादी इसलिए खरीदिए कि खादी महात्मा गांधी ने पहनी,
खादी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहनी, खादी इस देश में भगत सिंह ने पहनी, खादी इस देश में चंद्रशेखर आजाद ने पहनी, खादी इस देश के क्रांतिकारियों का कपड़ा है, खादी इस देश के क्रांतिवीरों का कपड़ा। मैंने एक दिन सोचा कि एक एक दो दो कपड़े भी खादी के खरीदने लगे हम। हमारी तौलिया, हमारा रूमाल, हमारा एक कुर्ता एक पजामा, ऐसे थोड़े थोड़े कपड़े खरीदने लगे तो करोड़ों मीटर खादी बिक सकती है इस देश और 2 लाख गांव में उद्योगों की स्थापना हो सकती है। दूसरा एक उद्योग इस देश में हर गांव में हो सकता है, वो क्या है? भारत में लगभग 1,75,000 गांव हैं जहां गन्ना पैदा होता है, ऊस पैदा होता है और उस ऊस से हम गुड़ बना सकते हैं और वो गुड़ हम सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे साखर का क्या करें? साखर का एक्सपोर्ट करो, गुड़ का इस्तेमाल खुद करो। साखर खाने में अच्छी नहीं है, गुड़ सबसे अच्छा है। साखर और गुड़ का अंतर बता देता हूं एक ही मिनट में। आप खाना खाइए, मान लीजिए आप 400 ग्राम खाना खाते हैं एक बार में, इससे ज्यादा कोई खा नहीं पाता। 400 ग्राम खाना खाया और 10 ग्राम गुड़ खा लिया आपने भोजन के बाद, तो 400 ग्राम खाने को वो 10 ग्राम गुड़ पूरा हजम करा देगा, पचा देगा। इतनी ताकत 10 ग्राम गुड़ में। और अब इसका उल्टा बता देता हूं। आपने 400 ग्राम खाना खाया और उसके पीछे से 1 चम्मच साखर आपने खाई, तो 1 चम्मच साखर को पचाने में वो 400 ग्राम भोजन की पूरी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, फिर भी वो पचेगी नहीं आपको। इतना अंतर है साखर और गुड़। इसलिए खाना है तो गुड़ खाइए, साखर बंद करिए। तो आप बोलेंगे फिर ये साखर कारखानों का क्या होगा? ये चलाएंगे हम, विदेशों में बेचेंगे साखर को, जिनको खानी है खाएं, मरना है मरे, हमसे क्या, ले लो। डायबिटीज में मरो, हार्ट अटैक में मरो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के मरो, हमको क्या, लेना है ले लो। फिर उनको जागृति आ जाएगी, विदेशों में भी जागृति आएगी, तो फिर वो साखर नहीं गुड़ मांगेंगे। तो अच्छा है, सब कारखाने बंद करके गुड़ बनाएंगे हम, तो सारी दुनिया को खिलाएंगे, हम खुद खाएंगे। आपको मालूम है साखर बनाने के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। गुड़ बनाने के लिए छोटे से प्रोजेक्ट में हो जाता है, बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता, करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते, बहुत आसानी से हो जाता है। और कोल्हापुर, सतारा, सांगली के सब शेतकरी गुड़ बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो हजारों साल से बनाकर इस्तेमाल करते रहे। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज है जो सारी दुनिया को हम खिलाएं तो बात ही कुछ और है, वो है काकवी। आपको सुनकर हैरानी होगी, वो गुड़ से भी अच्छी है। गुड़ तो अच्छा है ही, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करके दिया वो बताया काकवी गुड़ से भी 100 गुना अच्छी है। और काकवी बनाना तो सिर्फ शेतकरी जानता है, इसका माने टेक्नोलॉजी उसके हाथ में। हम अगर उसको प्रमोशन करें, गांव गांव में जहां भी ऊस उत्पन्न हो रहा है वहां काकवी बने, बोतल में बंद करके अच्छी पैकिंग करके सारी दुनिया में बिके, लोग खरीदने को तैयार है, क्योंकि उनको वो क्वालिटी की कोई चीज मिलती नहीं, हम दे सकते हैं। तो दूसरा उद्योग ये चल सकता है। तीसरा एक बड़ा उद्योग हर गांव में हो सकता है, तेल का। हमको मूंगफली का तेल चाहिए, शेंगा का तेल चाहिए, तिल का तेल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, और ये सब शेंगा तिल गांव में उत्पन्न होता है। 2 लाख गांव है जहां शेंगा होता है, जहां तिल होता है, जहां सरसों होती है। हर जगह तेल निकल सकता है गांव में। बिजली नहीं है तो भी तेल निकल सकता है। तेल निकालने का वो पहले एक छोटा सा कोलू चलता था बैल की मदद से, वो अभी फिर चल सकता है। और उसका निकाला हुआ तेल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो तेल अगर हम खाएं तो हार्ट अटैक कभी आ नहीं सकता, क्योंकि उस तेल से एचडीएल बढ़ता है। और अभी जो डब्बा बंद तेल हम खाते हैं उससे एलडीएल और वीएलडीएल बढ़ता है, जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण। हमारे जो पुराने लोग थे ना, पूर्वज, वो तेल वही खाते थे जो कोल्हू से निकलता था। धीरे 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 धीरे, जानते हैं उसमें खासियत क्या है? टेम्परेचर नहीं बढ़ता तेल का, बहुत धीमे धीमे निकलता है। तो तेल की सारी पौष्टिकता, जो उसका प्रोटीन तत्व है, वो जिंदा रहता है उसमें। और उसी कारण किसी को हार्ट अटैक नहीं आता था। हमारे पुरखे बहुत तेल खाते थे, दूध भी बहुत खाते थे, तो भी हार्ट अटैक नहीं आता। अभी हम डब्बा बंद तेल खाते हैं। ये डब्बा बंद तेल मशीनों से निकलता है। मशीन से जब तेल निकलता है तो टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि तेल की सारी पौष्टिकता जल जाती है। फिर उसमें दूसरे तेल मिलाते हैं,
सरकार ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है भेड़सेड़ करने का, मिलावट करने का। आपको मालूम है, शुद्ध तेल में बाहर से आयातित बहुत सारे दूसरे तेल मिला देते हैं, और वो तेल आपको हजम नहीं होते, फिर आपके जीवन में दुख का कारण बनते हैं। तो हम शुद्ध तेल गांव गांव निकलवाएंगे बैलों से, फिर तेल का कोल्हू चलवाएंगे। बैलों को काम मिलेगा, शेतकरी को काम मिलेगा, तेल का डब्बा गांव से भर के शहर में आके बिकेगा। और इस तेल को खाने के लिए लोग तैयार हैं, देने वाले नहीं है। 56,000 कोटि रुपए का बाजार है तेल का हिंदुस्तान में। हम कम से कम 10 कोटि शेतकरी को रोजगार दे सकते हैं तेल के उद्योग। ये हम करेंगे। फिर और एक काम हो सकता है, भारत में गेहूं उत्पन्न होता है, लगभग 2.5 लाख गांव है जहां गेहूं होता है। जहां गेहूं होता है वहां गेहूं का आटा बन सकता है। अभी गेहूं का आटा शहर में बनता है मशीन से। उसमें भी वही समस्या है, मशीन बहुत तेज घूमती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, आटे की पौष्टिकता खत्म हो जाती है। हम तो वो हाथ वाली मशीन चलवाएंगे आटे की। हजारों साल इस देश के लोगों ने हाथ से चक्की चला के आटा पीसा है। और जिन माताओं ने ये काम किया है उनको कभी भी पुत्र या पुत्री का जन्म देने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, सिजेरियन नहीं कराना पड़ा। आप जानते हैं क्यों? जब वो चक्की चलाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है, वो गर्भाशय की होती है, पेट की होती है। और माँ का गर्भाशय सबसे ज्यादा लचीला बनता है जब आप वो चक्की चलाते हैं। और अगर गर्भाशय फ्लेक्सिबल है तो बच्चे का जन्म सबसे आसानी से हो सकता है। तो माँ के लिए बच्चे का जन्म आसान है, वो तो एक बात है। फिर हाथ से पिसा हुआ आटा खाएंगे, जिंदगी में कोई त्रास नहीं हो सकता पेट का, क्योंकि धीरे धीरे पीस कर बना है। और हमारी तो तैयारी ये है कि जो पुरुष हैं और जिनके पेट बाहर निकले हैं उनसे भी चक्की चलवा है। उनका भी पेट अंदर चला जाएगा, वो स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। ऐसे भी चक्की चलाते हैं ना, स्वामी रामदेव जी चलवाते हैं कि नहीं? फिर असली में चलवाएंगे। गांव गांव में आटा भी बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमको बेस्ट क्वालिटी। और आपको माहिती है, शेतकरी गेहूं बेचे तो 11 रुपए किलो, और गेहूं का आटा 26 रुपए किलो। तो गेहूं क्यों बेचना, आटा बना के बेचना, फिनिश प्रोडक्ट देना। रॉ मटेरियल गांव से बाहर नहीं ला। भारत में 90,000 गांव है, 90,000, जहां बटाटा उत्पन्न होता है। अब बटाटा जहां है वहां बटाटा चिप्स बनवाएंगे गांव गांव से, और शहर में बिकवाएंगे। विदेश की कंपनी आके बटाटा चिप्स बेचती है 400 से 500 रुपए किलो। हम 100 रुपए किलो तो बेच ही सकते हैं। रफल्स है, हॉस्टेस है, टॉप रेमन है, ये सब 400 500 रुपए किलो के हैं। हम हमारे गांव का बटाटा चिप्स 50 रुपए 100 रुपए किलो बेचे, करोड़ों लोगों को काम मिल सकता है। फिर टमाटर पैदा होता है 65,000 गाँव में, टमाटर का सॉस गांव में बन सकता है, वो शहर में बिक सकता है। अचार है, मुरब्बा है, ऐसे 100 उद्योग हर गांव में चल सकते हैं। और एक उद्योग में 10 लोगों को भी काम मिला तो 1,000 लोगों को रोजगार हर गांव में मिलता है। और अगर 1,000 लोगों को गांव में रोजगार मिला तो 1,000 परिवार की जिंदगी सुधरेगी। इस देश का बेरोजगारी गांव से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मैं तो वो दिन देख रहा हूं कि शहरों में बसे हुए लोग गांव भागकर वापस जाएंगे, क्योंकि उनके घर के पास ही उनको रोजगार मिल जाए। शहरों के लोग अगर गांव वापस चले जाएं तो झुग्गी झोपड़ियां खत्म हो जाएंगी। मुंबई की धारावी जो झुग्गी झोपड़ी है वो हमारे मुंह पर तमाचे की तरह से है। वो इसलिए है कि गांव में रोजगार नहीं है तो मुंबई जाके उनको रोजगार ढूंढना पड़ता है। जब गांव में काम मिलेगा तो कोई झुग्गी झोपड़ी में क्यों रहने शहर में जाए। ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं, और इस पूरी व्यवस्था को बनाने में मात्र 10 लाख करोड़ का खर्चा है, और हमारे पास 110 लाख करोड़ है। फिर बचेगा पैसा 100 लाख करोड़, उसका क्या करेंगे? फिर उसके दूसरे काम करेंगे, सड़क बनवाएंगे गांव गांव। फिर उसके बाद बचेगा तो क्या करेंगे? बीज की व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट दिलवाएंगे हर गांव में। भारत के हर गांव में 24 तास इलेक्ट्रिक करंट मिले, उसके लिए 4.5 लाख करोड़ का खर्चा करना आसानी से कर सकते हैं। छोटे छोटे पावर स्टेशन बना सकते हैं, 1 मेगावाट के, 2 मेगावाट के।
नमस्कार मित्रों। जैसा कि आपने राजीव दीक्षित जी के ये दोनों वीडियो देखे हैं, मैंने लंबे चलाने का कारण ये है कि आपने कई बार इन वीडियो को देखा होगा, लेकिन फिर भी मेरा ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आपको इन वीडियो की याद ताजा हो जाए कि ये इन वीडियो में राजीव भाई ने क्या क्या कहा है, किस प्रकार से इन्होंने कहा है कि हम गांवों में रोजगार की स्थापना कर सकते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि राजीव दीक्षित जी ने प्रत्येक गांव में 100 उद्योग स्थापित करने का एक संकल्प लिया था, यानी कि एक योजना बनाई थी। हालांकि वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उसके बीच काफी चीजें ऐसी घटी जिसके कारण राजीव दीक्षित जी अभी हमारे साथ नहीं है, तो वो चीजें नहीं पॉसिबल हुई। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो जो चीजें की है वो इतनी ज्यादा की है कि हम उनको देख देख करके, उनके वीडियो को, उनके द्वारा जो दिए बताए गए हैं रास्ते के अनुसार अगर हम चले तो हम काफी आसानी से, अच्छे से हम हमारे काम को, यानी कि उनके बताए गए रास्ते को हम आसानी से पार कर सकते हैं कि उस पे बहुत अच्छा काम हो सकता है। और हम किसी भी विवाद में नहीं घुसे। मेरा मानना यह है कि हम किसी भी विवाद में नहीं घुसे और हम सिर्फ काम करें। अगर काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। विवाद में किसी चीज का रिजल्ट नहीं आता है। जो चीजें हुई वो होनी को कोई टाल नहीं सकता, और जो चीजें पॉसिबल थी वो लोगों ने की भी है। और उसके अलावा की चीजें है जो हमसे पॉसिबल नहीं है, उस पे हम ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करें। और जो चीजें हमारे हाथ में है उन्हीं चीजों पर हम काम करें। और काम करके राजीव दीक्षित जी के सपनों का भारत है, वीर क्रांतिकारी जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है, अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो उन्होंने बहुत सारे सपने देखे होंगे अपने भारत को समृद्ध बनाने के, सशक्त बनाने के, और वापस भारत को सोने की चिड़िया बनाने के और सक्षम बनाने के सपने जो देखे हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें उन हिसाब से काम करना है, ताकि राजीव दीक्षित जी के सपनों का भारत वापस बने। और सपनों का भारत बनाने के लिए हमारी एक गिलहरी की तरह हमारी कहीं ना कहीं भूमिका होनी चाहिए। और उस भूमिका को पूरा करने के लिए हमें हमें हमारे हिसाब से काम करना जरूरी है। यानी हम इस कामों में लग जाए और काम करें जिसका रिजल्ट आए, और रिजल्ट पॉजिटिव दिखे और हमें भी लगे कि नहीं, वास्तव में हमने काम किया है। तो चलिए, इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आपको कुछ हमारी पीपीटीज बताता हूँ, जिसमें हमने जो योजना बनाई है उस योजना में क्या क्या चीजें संभव हो सकती है। तो चलिए, अगर आपको अच्छे लगे, आपको ये हमारे विचार अच्छे लगे, हमारी ये जो योजनाएं हैं अच्छी लगे, तो आप हमारे साथ में आ सकते हैं और हमारे साथ मिलकर के ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। हमारा जो संकल्प है वो हम आपको बता रहे हैं कि हमारी कंपनी का नाम, हमने एक एफपीओ बनाया। एफपीओ का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसानों का एक समूह है, जिसमें बहुत सारे किसान मिलकर के एक समूह बना सकते हैं। जो हमने एक समूह बनाया है जिसमें हमारे साथ में 1850 किसान शामिल हैं। और 1850 किसानों की ये कंपनी है। और उस कंपनी में 1850 किसान है वो भागीदार है। और जितना भी प्रॉफिट होता है उन प्रॉफिट को हम 1850 किसानों में ये बढ़ता है। उसमें मैं भी एक भागीदार किसान हूँ, और उसमें 1850 सब किसान भागीदार है। चलिए, अब इसके अलावा गो गीता ऑर्गेनिक एवं पंचगव्य अनुसंधान लोक कल्याण संस्थान नाम की हमने एक संस्थान बनाई है। उस संस्थान के बैनर तले हमने ये सारे प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं, और इन प्रोग्रामों के माध्यम से हम ये सारे काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत आपको मैंने भूमिका बताई। उसके बाद में नेक्स्ट मैं पीपीटी लेता हूँ। उसमें अगर किसान अपने आप को अगर समृद्ध करना चाहता है, सक्षम करना चाहता है, तो एक रास्ता है, वो है उद्यमिता। यानी कि किसान खुद अपने आप को उद्यमी बनाए। यानी कि उद्यमी का मतलब ये है कि किसान अपनी खेती छोड़ करके सिटी में जाके बैठ जाए या किसी शहर में दुकान लेके बैठ जाए, ये नहीं है। बल्कि उद्यमिता का मतलब, कृषक उद्यमिता का मतलब यहाँ ये है कि किसान अपने उत्पाद की खुद प्रोसेसिंग करे, पैकेजिंग करे, ब्रांडिंग करे, और खुद अपने ही नाम से मार्केटिंग करे,
और उसका अच्छा मुनाफा प्राप्त करे। और अच्छा मुनाफा प्राप्त करके किसान है वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकता है, जिससे उसका घर है वो उसके घर में अच्छी आमदनी आएगी। और अच्छी आमदनी आएगी तो घर है वो खुशहाल हो जाएगा। और ये सारी चीजें करने के लिए क्या क्या चीजें करनी होगी वो मैं आपको आगे की पीपीटी में आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा संकल्प ये है कि हम एनपीसीएल यानी नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि मैंने आपको बताया हमारा एफपीओ है, उस एफपीओ के बैनर तले हमने ग्रामोत्थान संकल्प का लक्ष्य लिया है। हमारा जो संकल्प है वो है ग्रामोत्थान संकल्प। यानी हम उत्थान गांवों का उत्थान करना चाहते हैं। और गांवों का उत्थान करने से ही भारत जो है वो सपनों का भारत बन सकता है। वीर क्रांतिकारियों के सपनों का भारत और अमर बलिदानी राजीव दीक्षित जी के सपनों का भारत तभी बन सकता है जब हम ग्रामोत्थान संकल्प पर हम काम करें और उसको हम पूरा करें। जैसे कि आपको मैं बता दूं, इसका जो विजन और मिशन है, यानी कि जो हमने नाम दिया है लक्ष्य और ध्येय, तो हमारा लक्ष्य है कि अ, हम उन 7 लाख से भी अधिक वीर बलिदानी जिन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए या उससे पहले भी कई बार भारत पर जो आक्रमण हुए विदेशी, उनका सामना करते हुए, उन विदेशियों को बाहर खदेड़ने का जो काम करते हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उसके बाद जो अंग्रेजों से हम आजाद हुए, हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था और उसके बाद में जो आजाद हुआ, उनमें भी जिन लाखों वीर बलिदानियों ने जो अपना बलिदान दिया, उनके सपनों का भारत बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, जिन्होंने मतलब किनके सपनों का भारत बनाना है, जिन्होंने भारत के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। प्रथम काम यह है कि ग्रामोत्थान संकल्प का पूरा होना आवश्यक है। और ग्रामोत्थान संकल्प क्या है, किस प्रकार से है, वो मैं आपको आगे की पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। और इस मीटिंग में आपको सारी जानकारी आपको समय मतलब आगे मिलती जाएगी। और ये ग्रामोत्थान संकल्प जो पूरा होगा उसमें क्या होगा, किसानों की उन्नति और प्रगति होगी, जिसमें कृषक उद्यमिता को सफल बनाना ये हमारा लक्ष्य है। और उसमें ग्रामोत्थान संकल्प को हमने 5 आयामों आयामों में बांटा गया है। यानी कि ग्रामोत्थान संकल्प के हमने 5 आयाम बनाए हैं। पहला है आत्मनिर्भर किसान संकल्प, यानी किसान अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो ही वो उन्नत किस्मों यानी उन्नत फसल या उन्नत प्रकार की खेती कर पाएगा। यानी कि ग्रामोत्थान संकल्प को पूरा करने के लिए प्रथम पायदान है वो किसान का आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। और किसान का सशक्त बनना जरूरी है, शक्तिशाली बनना जरूरी है और समृद्ध बनना जरूरी है। उसके बाद दूसरा है युवाओं को रोजगार मिलना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में आज आप देखो तो बेरोजगारी की इतनी भयंकर समस्याएं हो रही है। उन समस्याओं को मिटाने के लिए हमें गांवों में रोजगार की व्यवस्था करनी होगी, रोजगार सृजन करना होगा। और वो हम किस प्रकार से करेंगे, हमारी योजना में वो क्या है, वो आगे आपको समझने को मिलेगा। स्वावलंबी महिला संकल्प ये तीसरा है। यानी कि महिलाओं के हाथ में भी काम होना चाहिए। आज के समय में क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के हाथ में अ- काम नहीं हुआ करते हैं, जिस कारण महिलाओं को बेरोजगार बैठा रहना पड़ता है। जिससे क्या होता है कि आम लोगों के घरों में आय के जो साधन है वो सीमित होते हैं। और अकेला पुरुष है वो काम करता है और बाकी के जो मेंबर है उनके हाथ में काम की व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हम गांवों में स्वावलंबी महिला संकल्प के भी कुछ आयाम हैं, कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से महिलाओं के हाथ में काम हो, जिससे गांव के लोगों के घरों में आय के स्रोत बढ़े, आय की व्यवस्था बढ़े। चौथा है वो गो समृद्धि संकल्प है। गाय के गोमूत्र से, गाय के गोबर से, गाय के पंचगव्य से बहुत सारी दवाइयां बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है, जिससे इनकम बढ़ सकती है। यानी जो गोपालक है उनकी इनकम बढ़ सकती है। और इनकम बढ़ेगी तो उनका जीवन है वो सरल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें गो समृद्धि संकल्प में आएगी। उसके बाद में विषमुक्त भोजन संकल्प है। यानी कि हम जो भोजन कर रहे हैं, हमारा जो भोजन है आज के समय में जहरीले कीटनाशक दवाइयों से युक्त हो चुका है। तो हम इनसे विष मुक्त करें। और उनको विष मुक्त कैसे किया जाएगा,
वो भी आगे की चीजें हैं। तो ये इन 5 प्रकार के जो आयाम है वो हमने इसमें जोड़े हैं, जिससे ग्रामोत्थान संकल्प को पूरा करने में बल मिलेगा। आदि कार्यों को पूरा करना हमारा लक्ष्य है, हमारा विजन है। चलिए, मिशन क्या है? मिशन ये है कि हमारे देश के सामान्य नागरिकों तक किसानों के अपने स्वनिर्मित सात्विक, जैविक, परंपरागत एवं शुद्ध भोजन उत्पाद पहुंचे, जिसमें देसी गाय या भैंस का शुद्ध घी, कच्ची घानी का तेल एवं हाथ की चक्की का आटा, दाल एवं मसाले वाजिब दाम तक पहुंचाना हमारा ध्येय है। यानी कि पूरे भारत में हम जहां तक संभव हो सके वहां तक भारत के लोगों तक हम ये सारी चीजें जो सात्विक हो, जैविक हो, परंपरागत तरीके से बनाई गई हो, जिसमें किसी भी प्रकार का विष न मिला हो, किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव ना हो, किसी भी प्रकार के एसेंस न डाले हुए जो खतरनाक हो, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोगों तक पहुंचाए। और उन प्रोडक्ट को पहुंचाने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि जो लोग जो प्रोडक्ट खरीदेंगे उन लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, और दूसरा जो किसान ये सारी चीजें निर्मित करेंगे उनको भी उनका प्रोडक्ट बिकेगा तो उनको भी अच्छा पैसा मिलेगा, जिससे उनका जीवन है वो आसान होगा, जिससे गरीबी कम होगी और गरीबी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में किसानों का है वो जीवन आसान हो जाएगा। ग्रामोत्थान संकल्प जो कि मैंने आपको बताया, उसके आयाम मैंने आपको बताया 5 आयाम है। तो 5 आयाम का पहला है आत्मनिर्भर किसान संकल्प। किसान आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? तो उसमें हमने ये 12 पॉइंट दिए हुए हैं। अभी इतना समय नहीं है कि इन सब विषयों पर चर्चा करें। तो आप अगर जब भी इनका इसमें रिकॉर्डिंग देखें तो आप इस चीजों को समझ सकते हैं, और जैसे ही इन चीजों को पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, कृषक उद्यमिता यानी कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप करके हमने एक प्लानिंग की है, जिसमें किसान आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है, किसान कृषक है वो उद्यमिता की ओर कैसे, किसान उद्यमी कैसे बन सकता है, वो सारी चीजें हमने इसमें दी है, वो समय समय पर हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट है वो स्वावलंबी महिला संकल्प, यानी कि महिलाएं स्वावलंबी कैसे बन सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। इन प्रकार के प्रोडक्ट घरेलू गृह उद्योग या कुटीर उद्योग के माध्यम से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीजों की हम ट्रेनिंग देंगे। और बाकायदा इन सारी चीजों को खरीदने का भी हम व्यवस्था करेंगे, जिसके माध्यम से गांवों में महिलाओं को रोजगार मिले और महिलाओं को इनकम के व्यवस्था, मतलब इनकम के साधन उपलब्ध हो। नेक्स्ट, हमारा जो है वो युवा जो बेरोजगार है उनके रोजगार की क्या व्यवस्था हो सकती है? तो रोजगार की ये व्यवस्था होगी कि हम युवाओं को गांव में ही रोजगार की व्यवस्थाएं दें। गांवों में हम प्रशिक्षण के माध्यम से और बहुत सारे माध्यम है जिनके माध्यम से हम गांवों में युवाओं को रोजगार की व्यवस्था दें, जिससे गांवों में युवा है वो गांवों में ही रहे और शहरों की ओर पलायन ना करे। आपको पता है राजीव दीक्षित जी की वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में इन्होंने बताया कि गांव शहरों की क्या स्थिति है। शहरों की जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनमें गांवों के लोग चले जाते हैं, और वहां जाकर के किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और देश की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन उसमें खराब होती जा रही है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार की व्यवस्थाओं के लिए हमने अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, जिस पर आगे हम फोकस करेंगे। तो हमारे साथ में कौन कौन आ सकता है? हमारे साथ में फार्मर आ सकते हैं, यूथ यानी युवा आ सकते हैं, वुमन आ सकते हैं यानी कि महिलाएं आ सकती है, एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह जो है वो आ सकते हैं, जो एफपीओज बने हुए वो हमारे साथ में आ सकते हैं, जो साइंटिस्ट है वो आ सकते हैं, एग्री एक्सपर्ट है वो आ सकते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप आ सकते हैं, एंटरप्रेन्योर आ सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आ सकते हैं। इतने सारे लोग हमारे साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। इन सब के लिए व्यवस्थाएं तैयार की हुई है। रूरल डेवलपमेंट के कुछ हमने जो बताया तैयार, मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ तैयारियां की हुई है, जो इस प्रकार है, जिसमें कभी समय हुआ तो फोकस डाल करके इन सारी विषयों पर अलग अलग हम करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद में कृषक उद्यमी पाठशाला, यानी कि हमने एक पाठशाला बनाई, 2 प्रकार की पाठशाला हमारी चलती है।
एक पाठशाला है वो किसान पाठशाला है, जो हम गांवों में किसानों को अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। और ये दूसरी जो पाठशाला है वो उद्यमी पाठशाला है, जिसमें हम किसानों को उद्यमी बनाने का, या किसानों के पुत्र जो युवा है, पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित है और जिनको रोजगार की आवश्यकता है, उन लोगों को हम कृषक उद्यमी पाठशाला के साथ में जोड़ करके हम उनको प्रशिक्षित करते हैं। तो इसमें इसे आसान बनाने के लिए हमने 3 लेवल बनाए हैं, जिसमें एक्सेस क्रमशः टेस्ट पास करने के बाद में मिलता है। और उसमें बेसिक मार्केटिंग प्रोग्राम होता है, जो बेसिक क्लास है, जो 90 दिन की होती है। उसके बाद में बेसिक यानी कि बिजनेस का सुपर सॉल्यूशन नाम से एक ये होता है, जो थोड़ा लंबा चलता है। और उसके बाद में तीसरा है वो एनपीसीएल एडवांस मार्केटिंग कोर्स है, या एडवांस कोर्सेज है, जो ये सारी चीजें हमारे इसमें शामिल है। नेक्स्ट, द जर्नी ऑफ पाठशाला। हमारी जो पाठशाला की जर्नी जो मैंने आपको बताया, वो डायग्राम के रूप में हमने बनाया है। और उसके बाद में जो हमारे साथ में जो भी प्रशिक्षित होना चाहते हैं, उन लोगों के क्या क्या विषय हो सकते हैं। तो ऐसे 125 प्रकार के जो विषय है जिस पर हम प्रशिक्षण देते हैं। और ये सारे प्रशिक्षण है जो आप इसका अगर रिकॉर्डिंग देखोगे तो ये सारी चीजें पोस्ट कर करके आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं सारी चीजों पर विस्तृत जानकारी नहीं दे पाऊंगा समय के हिसाब से। कृषक उद्यमी पाठशाला में ये कुछ अलग पॉइंट है, जो पहले 30 तक, 1 से 30 तक है पहले पेज में। दूसरा पेज जो ये है उसमें 31 से लेकर के 63 संख्या तक है। उसके बाद ये 64 से लेकर के 76 यानी 76 तक है। और उसके बाद कृषक उद्यम पाठशाला में कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, जिसकी हम ट्रेनिंग देते हैं, जो महिलाओं के विशेष काम की चीजें हैं। ये टोटल मिलाकर के 125 प्रकार के उत्पाद हैं, जिसका हम प्रशिक्षण हमारे ऑनलाइन माध्यम से देते हैं। उसके बाद में ग्रामोत्थान संकल्प में हम प्रशिक्षण में क्या क्या चीजों की जो है वो जानकारियां मिलती है। नए और आधुनिक समय के सफल उद्योगों की संपूर्ण जानकारी, बिजनेस को सफल बनाने के सूत्र, नए कारोबार या बिजनेस से जुड़ी जरूरी बातें, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, या डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है आदि, जितने भी नई स्कीमें आई है, या जो भी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकारी सरकारें की जो सरकारों की जो स्कीमें हैं, उन सारी स्कीमों की भी हम जानकारी देते हैं, जिसका फायदा लेकर के युवा है वो अपना काम कर सकते हैं और अपना आय के नए नए स्रोत बना सकते हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अलग अलग राज्य में जो जो स्कीमें है उसके बारे में हम अलग अलग प्रकार से इसके माध्यम से जानकारी देते हैं। इसके बाद में बिना पूंजी के भी बड़ा व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके भी कुछ हम टिप्स देते हैं, कि आप अगर पूंजी की व्यवस्था नहीं है तो भी आप कैसे काम कर सकते हैं, किस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं, और बड़े लेवल तक का बिजनेस कैसे आप तैयार कर सकते हैं। उक्त सारी जो चीजें हैं उसमें प्रशिक्षण में आसानी से शुरू किए जाने वाले 100 से भी अधिक छोटे व बड़े उद्योगों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहती है। नेक्स्ट जो है वो हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा, जिसमें व्यवसाय करने की तकनीक, इन्वेस्टमेंट, वर्कर एयर, प्लांट एरिया, मशीनरी, बिजली, पानी, फर्नीचर, बैंक सब्सिडी, प्रॉफिट, लाइसेंस बनवाने आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। और प्रत्येक बिजनेस की प्रैक्टिकल जानकारी भी हमारे एक्सपर्ट द्वारा दी जाती है, जिसमें एक बिजनेस की लाइव क्लासेस, यानी हर एक बिजनेस की लाइव क्लासेस एवं रिकॉर्डिंग जो वीडियो है वो भी मिलते हैं, ताकि वो आप समय पर जब भी देखना चाहे वो देख सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं और समय समय पर उसको देख करके आप इन चीजों को सीख सकते हैं। उन वीडियो में हर एक बिजनेस और उत्पाद की विधि बहुत आसान तरीके से बताई गई है, ताकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिजनेस की पूरी जानकारी मिल सके और कोई भी व्यक्ति उस बिजनेस को आत्मविश्वास के साथ में शुरू कर पाए। इन सारी चीजों को हमने बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रख करके ये सारी चीजें तैयार की है, जिनका उत्पाद गुणवत्ता के मानक पर अच्छा है रहता है। एनपीसीएल यानी कि नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड उस किसान के उत्पादित सामान को खरीदने का एग्रीमेंट भी करता है, और जिससे उस किसान को मार्केटिंग की समस्याओं का समाधान भी तुरंत मिल जाता है। ये नोटेड पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि अगर
कोई भी हमारे साथ में ये प्रशिक्षण लेकर के सीख करके अगर शुरू करता है, तो हम पहले मार्केटिंग की और प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सारी चीज़ों की हम ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के बाद में भी अगर किसी का प्रोडक्ट अच्छा रहता है तो हम उसको परचेज भी करते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पर हम उनको बेचते भी है। तो ये सारी चीज़ों की हम जानकारी देते हैं, और जानकारी देने के बाद में भी हम हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट लेते हैं और हमारे स्तर पर हम बेचते हैं। तो वो कैसे बेचते हैं और उसमें भी क्या क्या अवसर है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये कुछ स्किल डेवलपमेंट साइकिल है जो आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हमारे कुछ एडवांस कोर्सेज है जिसमें हमने डिजिटल सागर ज्ञान से हैं, यानी कि आज का समय जो है, आज के समय में ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बजाय अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करें तो हमारे पास में हमारे प्रोडक्ट सेल करने के अच्छे चांसेस हो सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों तक जा सकता है, ज़्यादा कस्टमर आ सकते हैं, और हमारे प्रोडक्ट को हम ज़्यादा बड़े एरिया तक पहुंचा सकते हैं, और हमारे प्रोडक्ट को हम अच्छे प्रॉफिट के साथ में बेच सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत होती है, यानी डिजिटल तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल का मतलब हुआ ऑनलाइन तरीके से हम बहुत सारे, आज सोशल मीडिया है, आज उसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम हमारी मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगों को हमारी जानकारी दे सकते हैं। और वो सारी चीजें सीखने के लिए भी हमारा एक एडवांस कोर्सेज है जिसमें डिजिटल सागर ज्ञान नाम से ये कोर्स है। और उसका, उस कोर्स में हम सिखाते हैं वेबसाइट क्रिएशन, यानी कोई भी व्यापारी, कोई भी अगर अपना उद्योग शुरू करता है तो उसको अपनी वेबसाइट बनाना होता है। और वेबसाइट अगर आप बाहर से बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और बहुत सारी जानकारी है जो आपको सामने वाले को देनी पड़ेगी। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप उनको समझा नहीं पाते। लेकिन अगर आप खुद अगर वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं तो आपके पास में दो मौके हैं। पहला मौका ये है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट अच्छे से बना सकते हैं और अपने मन मुताबिक, अपने बिजनेस के अनुसार, अपने सिस्टम के अनुसार आप उस अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। दूसरा मौका ये है कि अगर आप बिजनेस नहीं करो और वेबसाइट बनाना सीख जाओ और लोगों को वेबसाइट बना बना के दो, तो भी आपको अच्छी इनकम मिल सकती है। सेकंड है वो यूट्यूब वीडियो कंटेंट है। जो यूट्यूब का वीडियो कंटेंट ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी यूट्यूब पर कैसे डाल सकते हैं, अपने वीडियो का जो है वो अपना वीडियो को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और यूट्यूब पे कैसे डाल सकते हैं, इन सारी चीज़ों की ये यूट्यूब वीडियो कंटेंट में हम जानकारी देते हैं। उसके बाद में गूगल में हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो गूगल के माध्यम से हम हमारी एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं। चौथा है अर्निंग बाय फेसबुक, यानी कि फेसबुक के माध्यम से हम कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, कैसे उससे कमाई कर सकते हैं। पांचवा है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे जो जानकारी है, हमारे प्रोडक्ट की जानकारी है, हमारे मैसेज है, वो कैसे पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद में इंस्टाग्राम है, और ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कैसे कैसे हमारी मार्केटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक हमारे बारे में कैसे जानकारी पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद में वीडियो क्रिएशन, हम वीडियो कैसे बना सकते हैं, वीडियो में किन किन, वीडियो बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें वीडियो क्रिएशन में हैं। और कुछ इमेज क्रिएशन, और ये है वीडियो क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, और ये ब्लॉग राइटिंग, ये सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, सॉरी ये कंटेंट मार्केटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग की भी हम अच्छी प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं जिससे कोई भी आदमी अपना कंटेंट तैयार कर सकता है और कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से भी वो अच्छी मार्केटिंग कर सकता है। उसके बाद में है कंटेंट मार्केटिंग, यही सब्जेक्ट आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था। और उसके बाद में एफिलिएट मार्केटिंग है, जो आप बहुत सारे प्रोडक्ट को एफिलिएट करके या अपने प्रोडक्ट को एफिलिएट के माध्यम से भी लोगों तक बेच सकते हैं, या लोग औरों के एफिलिएट प्रोग्राम है वो आप ज्वाइन करके भी अच्छी इनकम कर सकते हैं। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग के भी कुछ अलग अलग टूल्स है, तकनीक है, वो सारी चीजें हम आपको इस कोर्स में बताते हैं। यानी मैंने आज शॉर्ट में आपको ये सारी चीजें बताई, इन सारी चीजों को हम बहुत डीपली अच्छे तरीके से हम बताते हैं ताकि आप उसमें अच्छा काम कर सके और आपको अच्छी इनकम हो सके। अगर आप खुद का बिजनेस भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं, या आप अपनी सेवाएं देना चाहे तो भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट एडवांस कोर्सेज में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है,
तो इंग्लिश लैंग्वेज आज के समय में अगर आप एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या इन सारी चीज़ों का काम कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है। तो जो जरूरी चीज़ें हैं वो कैसे आप कर सकते हैं, उन चीज़ों का भी हम ट्रेनिंग देते हैं। गोल एंड माइंडसेट, आपका गोल कैसा होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों का भी हम ट्रेनिंग देते हैं, उसका भी हम प्रशिक्षण प्रशिक्षण देते हैं। पैसिव इनकम कैसे जनरेट की जाती है और उसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं। टाइम मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है और लीडरशिप डेवलपमेंट है। इन सारी चीज़ों का जो है वो अच्छे से और अच्छे तरीके से इसका इसका प्रशिक्षण होता है, वो एडवांस कोर्सेज में होता है। नेक्स्ट है वो बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़े लेवल पे अगर आप तैयार हो जाओगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। जिसमें बिजनेस स्टार्टअप कोर्सेज है, नए बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं या अपने बिजनेस स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस को आप कैसे बड़ा कर सकते हैं, बिजनेस को ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप आराम से, आजकल क्या होता है जितने भी करोड़पति अरबपति जो है उनके बिजनेस क्या होता है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जोन में होते हैं, यानी कि उनका ऑटोमेशन चलता है। वो चाहे बिजनेस पे या अपनी ऑफिस पे जाए नहीं जाए, लेकिन उनका बिजनेस चलता रहता है। उसका कारण क्या है और कैसे कैसे वो चलता है, वो सारी चीजें हम इनमें सिखाते हैं। उसके बाद में बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि कोई आदमी ज्यादा बिजी है लेकिन उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो बिजनेस यानी कि बहुत बिजी है और उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें, वो सारी चीजें इसमें आएगी। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के भी कुछ इसमें टिप्स आपको बताएंगे। साइबर सिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि डिजिटली तरीके से हम काम कर रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी भी जरूरी है। और डेप्थ मैनेजमेंट में भी हम आपको बताएंगे कि उधारी का मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ई कॉमर्स का आप कैसे अपने काम को कर सकते हैं। और उसके बाद में अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का भी काम करते हैं तो उसके बारे में भी हम बेसिक जानकारी देते हैं। उसके बाद में फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट, अगर आप अपने प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी डेवलप करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाओगे और कैसे कैसे होगा, उसका भी हमारे इसमें एडवांस मैनेजमेंट जो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है उसमें ये आएगा। फंड रेजिंग, आप किन किन तरीकों से आप पेमेंट इकट्ठा कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए पूंजी लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे फंड रेजिंग में। उसके बाद में एनपीसीएल पार्टनरशिप प्रोग्राम, यानी कि आप एनपीसीएल के साथ में भी पार्टनर बन करके कैसे कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें इंक्लूड की है। तो ये सारे के सारे प्रशिक्षण हैं जो वो आपको अच्छे से कर सकते हैं और इसके माध्यम से मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अच्छा इनकम शुरू कर सकते हैं। और अच्छी इनकम करोगे, अच्छा पैसा आएगा, ताकतवर बनोगे, तो ही आप अच्छा काम कर पाओगे, समाज में अच्छा काम कर पाओगे और समाज में आपकी चलेगी। अगर हमारे पास में व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, तो हमें कोई पूछेगा नहीं। आप कितना भी अच्छा काम करना करना चाहते हो, लेकिन जब तक आपके पास में ताकत नहीं है, यानी पैसे की ताकत नहीं है, तब तक आपको समाज में ये सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो है वो जीवन सागर ज्ञान है, जिसमें जो हमारा जो कोर्स है वो जीवन सागर ज्ञान, जिसमें हेल्थ मैनेजमेंट यानी स्वास्थ्य के मैनेजमेंट के बारे में, और उसके बाद में स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव, आजकल तनाव को भी मुक्त करना जरूरी है, तो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। उसके बाद में फूड फॉर गुड हेल्थ, जो है वो अच्छा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए, या हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए उत्तम भोजन। और उसके बाद में है द पावर ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, यानी ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति क्या होती है, ब्रह्म मुहूर्त में जागने से क्या क्या लाभ होते हैं और हमारा शरीर है वो कितना तंदुरुस्त रहता है, कितना अच्छा रहता है, ये सारी चीजों की हम जानकारी हमारे इस जीवन सागर ज्ञान में देते हैं। नेक्स्ट जो है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अलग अलग प्रकार जितने भी हम मीटिंग रखेंगे उनमें सारी चीजों की अलग अलग जानकारी देंगे, क्योंकि अभी शुरुआती जानकारी है, तो शुरुआती जानकारी में मैंने आपको सारी चीजों की शॉर्ट में जानकारी दी है, ताकि इतने समय में हम ये सारी चीजें अच्छे से पूरी कर सके। जैसा कि आपको जो मैंने समय दिया था वो समय पूरा हो चुका है, अब 7 एक मिनट बाकी है आज के जो मीटिंग के समय की। तो मैंने आपको 7 मिनट पहले इन सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, जिसका मैं आपको बारी बारी से जवाब दूंगा। और अगर चाहे तो आप जो सवाल है वो अब मेरे को आप लिख करके भी भेज सकते हैं, जिसका मैं उत्तर आपको, हमारा ये ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के माध्यम से भी मैं आपको सवालों का जवाब दे सकता हूँ। तो अगर आपके सवाल आप ग्रुप में भी करना चाहे तो कर सकते हैं, और आप चाहे तो अभी भी सवाल कर सकते हैं। आपको दो तरीके से आपको छूट है, तो आप चाहे तो इन सारी चीजों का अच्छे से
अच्छा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग है वो आपको एक बार प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप इन सारी चीज़ों को वापस देख सके, पढ़ सके, समझ सके और हमसे कांटेक्ट कर सके। चलिए, तो मैं आपको ग्रुप में हमारा कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, और आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि अगर आप चाहे तो, मतलब अगर आप ये काम करना चाहे तो हमारे साथ में कैसे जुड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ों की हम जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और उसके लिए मैं आपको कांटेक्ट नंबर भी दे रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। आप सब ने मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको और अलग हमारे टॉपिक है उसमें विस्तृत चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।